Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history South India, and in this segment we are into Sangam period or Sangam age. Today this is our last video of Sangam age. ओके संगम काल का ये अंतिम वीडियो आज हम कर रहे हैं, जिसमें हम संगम काल के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, सोसाइटी यानी समाज, रिलीजन यानी कि धर्म और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि संगम जो था कि संगम एज की जब हम बात करते हैं तो हम डीप साउथ में यानी कृष्णा और तुंगभद्रा के साउथ में, ये देखिए तीन डायनेस्टीज हैं, चेर, ठीक है, पांड्या और चोल, इन्हीं को हम पढ़ते हैं संगम एज में। ठीक है, ये चेर जो डायनेस्टी है, ये ग्रीन वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है मालाबार कोस्ट, केरल और नीचे कुछ तमिलनाडु का पार्ट है, ये चेर थे। ये लाल वाला जो पार्ट है तमिलनाडु वाला, ये पांड्य थे, और जो ये ब्लू या ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चोल थे। सबके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। ये मैंने बताया था कि चेर जो थे ये सबसे प्रतिष्ठित थे, पांड्य जो थे ये तीन संगम आयोजित करेंगे, अभी मैं फिर बता दूंगा। पांड्य ही सारे संगम आयोजित करते थे। ये सारे सबसे ज्यादा रिच थे, यानी कि सबसे ज्यादा अमीर अगर कहें। चेर सबसे प्रतिष्ठित और पुराने, ठीक है, अर्लीस्ट एंड क्या कह सकते हैं, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने थे, सबसे प्राचीन चेर ही थे। और अगर कहें तो ये पांड्य जो थे सबसे अमीर थे, धनी थे, और चोल जो थे इनके पास सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड था। ये भी तमिलनाडु का ही पार्ट है, ये तमिलनाडु है और पांड्यों का भी तमिलनाडु है, जबकि चेर के पास ये केरल पूरा है और थोड़ा सा तमिलनाडु का पार्ट है। ग्रीन चेर, रेड पांड्य, और चोल जो है ये ब्लू या ब्लैक जो दिखाई दे रहा होगा। नेशनल एम्ब्लेम यानी राज चिन्ह की बात करें तो इनका धनुष था, ठीक है, बो एंड एरो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। पांड्यों का मछली, जबकि चोलों का बाघ कहे या चीता कहें, टाइगर या पैंथर, ठीक है, ये हम बता चुके हैं नेशनल एम्ब्लेम के बारे में सबके, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि संगम क्या था, संगम कहते किसको थे, मैंने ये बता दिया था कि संगम जो था वो संगम का अर्थ होता है तमिल कवियों की गोष्ठी थी, और इसमें तमिल कवि आते थे, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र को तमिल देश भी कहा जाता है, ठीक है। तो तमिल कवियों की गोष्ठी होती थी, सभा कह सकते हैं, मीटिंग कह सकते हैं, तो तमिल कवियों की गोष्ठी होती थी, और ऐसे तीन संगम आयोजित किए गए, ठीक है। इन ऐसे तीन गोष्ठी आयोजित किए गए। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ तीन, यहां का 3S का मतलब तीन संगम, हाँ, तीन संगम आयोजित किए गए। और इन संगमों में जो कविताएं सुनाई गई, ठीक है, इन संगमों में जो कविताएं सुनाई गई, तमिल कवियों की गोष्ठी थी, तो जो भी कविताएं सुनाई गई इन्हीं के आधार पर कुछ साहित्य बनाए गए, साहित्य तैयार किए गए, और उन्हीं साहित्य के आधार पर इन तीनों डायनेस्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। मेन सोर्सेज जो हैं वो तमिल लिटरेचर ही हैं इन तीनों डायनेस्टीज को, इन तीनों वंशों को जानने का, चेर, पांड्या और चोलों को, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने बताया था कि मेगास्थनीज की इंडिका भी है, कुछ ग्रीक राइटर हैं, प्लिनी, स्ट्रैबो, इनसे ये भी कुछ जानकारी देते हैं। अशोक के अभिलेखों में, यानी कि अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी जानकारी मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण से भी जानकारी मिलती है। ये सब सोर्सेज हैं, लेकिन मेन सोर्स की अगर बात करें तो इन तीनों डायनेस्टी को जानने का मेन सोर्स है तमिल लिटरेचर या तमिल साहित्य, जो कि इन संगमों, ये जो संगम किए गए, ये जो संगम हुए, तीन संगम ऐसे आयोजित किए गए, और इन्हीं में जो लिटरेचर तैयार किया गया है उसी के आधार पर ये इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, ठीक है। मैंने ये बताया था कि संगम आयोजित किसने किए थे, तो पांड्य ही आयोजित करते थे संगम। ये तीन संगम पांड्यों ने आयोजित किया, एक मदुराई में, फिर M स्टैंड्स फॉर मदुराई, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, पहले मैं डिटेल बता चुका हूं। K स्टैंड्स फॉर कपाटपुरम या कपाडपुरम, और NM स्टैंड्स फॉर नॉर्दर्न मदुराई, यानी कि पहला और अंतिम मदुराई में ही हुआ था, ठीक है। यही ऑर्गेनाइज करते थे पांडे, इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे अमीर हैं, क्योंकि अगर गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं तो गोष्ठी ऑर्गेनाइज करने में खर्च लगता है, ठीक है, पैसा लगता है, ठीक है। चेर सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित, पांड्य सबसे अमीर, और चोलों के पास सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि यानी कि फर्टाइल लैंड। तीन संगम होते हैं,
ठीक है, पहला मदुराई में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा नॉर्दर्न मदुराई में। ठीक है, इन 3 संगमों में आप देखेंगे मैंने बताया था कि जो पहला संगम है इसकी अध्यक्षता यानी इसके प्रेसिडेंट थे, इसकी अध्यक्षता की ऋषि अगस्त ने। यहां पर जो अध्यक्षता की कपाटपुरम में जो होता है, मदुराई में पहले संगम की अध्यक्षता कर रहे हैं ऋषि अगस्त, कपाटपुरम में होने वाले दूसरे संगम की अध्यक्षता कर रहे हैं तोलकापियार, और नॉर्दर्न मदुराई में जो तीसरा संगम होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं नक्कीर। यहां जो संगम हुआ इसका कोई साहित्य नहीं बचा, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये जो दूसरा संगम होता है यहां का सिर्फ एक ही साहित्य बचा है, तोलकापियम, जो कि इसके अध्यक्ष तोलकापियार ने लिखी, और जो भी हमें साहित्य मिलते हैं वो थर्ड संगम के आधार पर ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने दे दी थी। ये भी बताया था कि संगम काल जो है वो हम, ये जो पीरियड माना जाता है 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक का। ठीक है, और इस पीरियड के बारे में जो जानकारी मिलती है वो तमिल साहित्य से मिलती है, और इन तमिल साहित्य की जो रचना, इन तमिल लिटरेचर्स की जो रचना हुई वो हुई है 100 एडी से लेकर 300 एडी तक के पीरियड में। लेकिन कुछ रचनाएं आपको 600 एडी तक भी इंफॉर्मेशन ऐसा आता है, जानकारी मिलती है कि कुछ रचनाएं ऐसी भी हुई हैं। तो ये सब हमने सारा, यहां पर साहित्य भी हमने देख लिया था। मैंने बता दिया था कि हमने जो इसके मेन साहित्य थे, जैसे कि कुछ एपिक्स हमने बताए थे, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई और जीवक चिंतामणि, ये कुछ एपिक्स थे यानी महाकाव्य थे। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ और साहित्य को बताया था, कुरल के बारे में बताया था, जिसको तमिल साहित्य का, जिसे बाइबिल भी कहा जाता है कुरल को। ठीक है, और उसके अलावा एहनारुरु, पुरनारुरु, एलादी, बहुत सारे साहित्य की हमने बात कर ली थी। साहित्य पर हमने एक वीडियो ही किया था, वो आप जाके देख सकते हैं, रेगुलर लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो ये जो सारे साहित्य इन संगमों में हुए उसी के आधार पर सारी जानकारी मिलती है। ये जो पीरियड मैंने बताया था ये वही पीरियड है डीप साउथ में या तमिल देशों में, ये तीनों डायनेस्टी उसी समय एक्टिव हैं जब इधर पहले मौर्यन, ठीक है, ये कृष्णा रिवर जो है इसके नॉर्थ में चारों तरफ ये पहले मौर्यन और उसके बाद पोस्ट मौर्यंस का शासन है। पोस्ट मौर्यन में बहुत सारे रूलर्स आएंगे, बाहर से आ रहे हैं, आपको इंडो ग्रीक आ रहे हैं बैक्टीरिया से, फिर आपको शक यानी सीथियंस आ रहे हैं, फिर आपको पहलव यानी पर्थियंस आ रहे हैं, लास्ट में कुषाण आ रहे हैं। तो मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में आप देखेंगे पोस्ट मौर्यंस में कुछ विदेशी ताकतें इधर से नॉर्थ वेस्ट से आएंगी, यानी ज्यादातर इसमें से मध्य एशिया से हैं। और यहां पर जो देखेंगे कुछ देशी ताकतों में शुंग वंश आता है नॉर्थ इंडिया में, फिर वहीं पे कण्व वंश आ जाता है, और फिर महाराष्ट्र में आपको आता है सातवाहन वंश। तो ये पोस्ट मौर्यंस थे। तो यानी मौर्यंस और पोस्ट मौर्यंस का जो पीरियड चल रहा है उसी पीरियड में आपको पहले मौर्यंस फिर पोस्ट मौर्यंस में जो चेर, पांडे और चोल डायनेस्टीज हैं ये यहां पे एक्टिव हैं संगम एज के। ठीक है, तो अब तक हमने पूरा जो है डिटेल जान लिया। अब देखिए हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के बारे में जो जानकारी हमें आती है, तो यहां पर हेरिडिटेरी मोनार्की यानी वंशानुगत राजतंत्र की बात यहां पे इसकी जानकारी मिलती है कि वंशानुगत राजतंत्र था। तो कहीं पूछा जाए एग्जाम में कि संगम काल में किस तरह का प्रशासन था, डेमोक्रेसी था, हाँ आपको हेरिडिटरी मोनार्की था या क्या था, तो आप हेरिडिटरी मोनार्की यानी कि वंशानुगत राजतंत्र को मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद एम्पेरर का की जो शक्ति है, जो पावर है, वो कंट्रोल किया जाता है 5 काउंसिल यानी 5 परिषदों के द्वारा ये कंट्रोल होता है, जिसे 5 महासभा या 5 आप जनरल असेंबली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एम्पेरर को कौन कंट्रोल करता है? 5 काउंसिल्स करते हैं, 5 परिषदें करती हैं, जिसे 5 महासभा या 5 जनरल असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मंत्री हैं, मंत्री को कहा जाता था अम्मेचार, मिनिस्टर्स को, मंत्री मतलब मिनिस्टर्स को अम्मेचार। ध्यान रखिएगा, पृष्ठ या पुरोहित को पुरोहितार या अथनार, कहीं पुरोहितार भी मिल जाएगा, कहीं अथनार भी मिल जाएगा। ठीक है, एनवॉय यानी दूत को दूतार कहा जाता था। सेनापति यानी कमांडर्स को, आर्मी के कमांडर को सेनापतियार कहा जाता था। स्पाइज यानी कि गुप्तचर होते थे ये। ठीक है, गुप्तचरों को क्या कहा जाता था?
और रार गुप्तचरों को, जबकि यहां पे आर्मी जो दिखती है वो रेगुलर या स्टैंडिंग आर्मी दिखती है। तो ये प्रशासन के बारे में हमारे पास जानकारी है। उसके अलावा समाज के बारे में हम जानकारी देखते हैं। ब्राह्मण या बुद्धिजीवी को सुरडुम कहा जाता था। देखिए थोड़ा बहुत नाम में आपको अंतर मिल सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत नाम में अंतर मिल सकता है, थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है। सुरडुम थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं सुडगुम लिखा हो, कहीं कुछ लिखा हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण या बुद्धिजीवियों को, ठीक है, कहा जाता था सुरडुम, ठीक है। रूलर यानी शासकों को या वॉरियर्स को, योद्धाओं को, शासकों और योद्धाओं को अरसर कहा जाता था। ट्रेडर्स यानी व्यापारियों को वेनिगर, जबकि फार्मर्स या पीजेंट्स को, किसानों को कहा जाता था वेल्लाल। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ देगा एग्जाम में कि इनको क्या कहते थे, ठीक है। स्लेव व्यवस्था थी कि नहीं, यानी दास प्रथा थी कि नहीं, तो दास व्यवस्था के बारे में यहां पे कोई जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। महिलाओं का क्या पोजीशन था, देखिए महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, रेस्पेक्ट उनका था सोसाइटी में। राइट, लाइफ पार्टनर का राइट था, इनको अधिकार था जीवन साथी चुनने का। एलपी स्टैंड्स फॉर लाइफ पार्टनर, ध्यान रखिएगा, लाइफ पार्टनर, एलपी स्टैंड्स फॉर लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार इनके पास था। हायर क्लास में सती देखने को मिल रहा है, सती की प्रथा, यानी कि उच्च वर्ग में सती की प्रथा देखने को मिल रही है। आगे हम देखते हैं तो यहां पर देखिए धर्म, चीफ डाइटी यानी मुख्य देवता कौन है, डाइटी का मतलब यहां देवता, गॉड। तो मुख्य डाइटी, ये चीफ डाइटी या प्राइमरी जो कहेंगे डाइटी जो है वो मरुगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं मैं, मरुगन है, जिन्हें तमिल गॉड भी कहा जाता है। तो अब से पूछा जाए तमिल गॉड किसे कहा जाता था, तो मरुगन को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये अर्लीस्ट गॉड हैं साउथ इंडिया के। ये भी पूछा जा सकता है सवाल कि सबसे प्राचीन जो देवता हैं, डीटी हैं या गॉड हैं, वो कौन है दक्षिण भारत के, तो आप कहेंगे तमिल गॉड हो ऑप्शन में या मरुगन हो, तो आप उसको मार्क करेंगे, ठीक है। कुछ दूसरे डीटीज हैं, अदर डीटीज है, कुछ अदर देवता जो है, ठीक है, अन्य देवता। मयोन, ध्यान रखिएगा, मयोन जो कहते थे विष्णु को, बंदन जो इंद्र को कहते थे, उसके अलावा कृष्ण, वरुण और कोर्रावई ये भी देवता थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो देखिए रेवेन्यू का मेन सोर्स, यानी कि मेन सोर्स जो है, मुख्य स्रोत जो रेवेन्यू का है, राजस्व का, वो लैंड रेवेन्यू है। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क भी ली जाती थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो जमीन की टाइप्स है, ठीक है, जमीन का डिवीजन 5 भागों में किया गया है और किस किस तरह के लैंड है उनको देखिए। एक तो पैस्टोरल यानी चारागाह लैंड, इसी को आप रूरल लैंड भी कहा जाता था, देहाती लैंड कहें आप, देहाती लैंड को भी, या पैस्टोरल लैंड को, चारागाह या देहाती लैंड, ठीक है, इसी को आप रूरल भी कह सकते हैं, रूरल। पैस्टोरल मतलब चारागाह होता है, और पैस्टोरल पूछे या रूरल पूछे, रूरल, रूरल यानी देहाती, इसको कहा जाता था मुल्लई, ठीक है, मुल्लई, मुल्लई। एजी यानी कि एग्रीकल्चर, यानी कि आपको कृषि का की जो भूमि होती थी उसे मरुदम कहते थे, ध्यान रखिएगा, इस सवाल बनेगा यहां से। चारागाह की भूमि को क्या कहते थे पूछा जाए आपसे तो मुल्लई, अगर पूछा जाए कि कृषि भूमि को क्या कहते थे तो मरुदम। रेगिस्तान यानी डेजर्ट वाले भूमि को क्या कहते थे तो पल्लय। कोस्टल यानी समुद्र तटीय, समुद्र तटीय जो भूमि होती थी उसे नेडल या नेथल जो भी कहते थे उसको कहा जाएगा, नेडल या नेथल। अच्छा, माउंटेन, पहाड़ों की जो भूमि होती थी पहाड़ी एरिया में, उसे कुरिंची कहा जाता था। बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए भी, सुमेलित करने के लिए दे देगा या पूछ देगा। आप या तो चारागाह लैंड कहे या रूरल, चारागाह या देहाती जो भूमि थी उसको मुल्लई कहते थे, ठीक है। कृषि की भूमि मरुदम, रेगिस्तानी भूमि यानी डेजर्ट वाली भूमि पल्लई, समुद्र तटीय यानी कोस्टल नेडल, और पहाड़ी यानी कि माउंटेन लैंड जो होगा उसको कुरिंची कहा जाता था। उसके अलावा मुख्य पोर्ट, देखिए बंदरगाहों पे हमने पिछला वीडियो पूरा बंदरगाहों पे ही कर लिया था, तो यहां पे भी चूंकि एक सीक्वेंस बना रहे, उस बंदरगाह के का जो पोर्शन है ना उसको आप इकोनॉमी में जोड़ सकते हैं। तो देखिए पोर्ट्स यानी बंदरगाह कौन कौन से थे, तो देखिए चेर में नौरा, तोंडी और मसूरी। देखिए चेर वाले में यहां पे ये आपको वेस्टर्न कोस्ट पे मलाबार क्षेत्र में, चेर वाले क्षेत्र में नोरा जिसका मॉडर्न नाम है, कन्नूर मॉडर्न नाम है नोरा का, और पोन्नानी मॉडर्न नाम है, आधुनिक नाम आपको तोंडी का, और मुजरिस जो है ये आधुनिक नाम है मुसूरी का। यहीं पे मुजरिस में आपको
चेर डायनेस्टी वाले, चेर राज्य में आपको ऑगस्टस का टेम्पल भी मिलेगा। ठीक है, ऑगस्टस टेम्पल, फर्स्ट रोमन एम्पेरर, मैंने पिछले वीडियो में लिखवाया भी था। ठीक है, उसके अलावा अगर पांड्यों को देखें तो कोरकई, कयाल या सालियूर आप कहते हैं। कोरकई देखिए, पांड्य राज्यों में कोरकई, कयाल या सालियूर। ठीक है, कयाल या सालियूर दो आपको यहां पर पोर्ट दिखाई देते हैं। बंदरगाह, चूंकि ये व्यापार के लिए बहुत उपयोगी थे, चूंकि पोर्ट यहां पे थे प्रमुख बंदरगाह, तो व्यापार होता था, तो इसलिए इकोनॉमी पार्ट में इसको रखा गया, कोरकई और कयाल। ठीक है, कोरकई देखिए, कोरकई और कयाल। हाँ, उसके बाद चोलों का देखा जाए तो अरिकामेडु। अरिकामेडु जो है ये चोल वाले पार्ट में, यहां पे जो बंदरगाह होंगे अरिकामेडु, जिसे एक बुक है पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियन सी, ठीक है ना, उस किताब में, जो कि अज्ञात राइटर का लिखा हुआ है, एनोनिमस राइटर है इसके, ठीक है, पता नहीं है कौन है, तो उसमें अरिकामेडु को पेडोक कहा गया है। तो ये सवाल बन जाता है कभी कभी कि अरिकामेडु को पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में क्या कहा गया है, तो पेडोक कहा गया है। पिछले वीडियो में मैं सारा लिखवा चुका हूं, जो पोर्ट्स पे हमने किया था। अरिकामेडु में आपको रोमन सेटलमेंट मिलता है। ठीक है, आपको बीड्स के कारखाने मिलते हैं, मनकों के। उसके अलावा आपको एम्फोरा, जो कि एम्फोरा एक तरह का ये है, जग होता है, इस तरह का जग होता है, जिसमें इस तरह की एक नुकीली टोटी लगी होती है। ठीक है, ये तेल या शराब डालने के काम आता है और दोनों तरफ से हैंडल होता है। इसको एम्फोरा कहा जाता था, जो अरिकामेडु में मिला। रोमन लैंप मिला, रोमन ग्लास मिला, तो ये सब बीड्स यानी मनके बनाने के कारखाने मिले। रोमन बस्ती सब कहाँ मिला है? अरिकामेडु में, पिछले वीडियो में लिखवा चुका हूं। उरैयोर सूती वस्त्र का या कपास और कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस था, यह भी लिखवा चुका हूं पहले में। ठीक है, यहां देखिए एक्सपोर्ट होता था सूती कपड़ा का, उरैयोर एक प्रमुख सेंटर था, तो ये मैं लिखवा चुका, इसलिए यहां मैं नहीं लिख रहा हूं। कावेरी पट्टम या पुहार जो था, ये चोलों की राजधानी थी बाद की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पोर्ट सिटी मेनली इन तीनों के हैं। इसमें ये ध्यान रखना है, कई बार क्या करेगा ना कि आपको इधर कौन सा है, वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से सवाल बन जाएगा। 3 ये नाम दे देगा और चौथा कोई नाम दे देगा, इसमें से कोई दे देगा, पूछेगा कि भाई कि कौन सा वो पोर्ट है जो चेर राज्य का पोर्ट या बंदरगाह नहीं था, तो आप फिर इसमें से जो होगा कोई, इनको छोड़ के कोई एक जो ऑप्शन होगा वो बनाएंगे। या कौन सा था, 3 इधर से दे दिया, 1 इधर से दे दिया, तो इस तरह से सवाल बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इधर कौन से पोर्ट हैं और इधर कौन से पोर्ट हैं, मैप्स के अनुसार। हाँ, मैप के अनुसार ये मैं बता चुका हूं पिछली बार। देखिए, पिछला बार पूरा मैंने बंदरगाहों पे ही किया था, उसको जाके आप डिटेल देख लीजिएगा। और उस बंदरगाह वाले सब कुछ मैंने बोल तो दिया है यहां पर, लेकिन सारा चीज तो लिख नहीं सकता। उस पूरे बंदरगाह वाले पार्ट को आप इकोनॉमी में जोड़ सकते हैं, क्योंकि बंदरगाह जो थे ना, इनसे एक किताब है प्लिनी की, नेचुरल हिस्टोरी का, उसमें चर्चा है रोमन व्यापार का, रोम के साथ व्यापार का। ठीक है, और रोम के साथ व्यापार की उसमें चर्चा है, और बहुत सारे गुड्स के निर्यात की बात कही गई है। ठीक है, निर्यात की बात कही गई, तो रोमन अंपायर के साथ ट्रेड की बात भी उसमें नेचुरल हिस्टोरिका में कही गई है, प्लिनी वाले में। अब देखिए, निर्यात यानी एक्सपोर्ट जो होता था, वो सूती कपड़े का, कॉटन टेक्सटाइल का उरैयोर प्रमुख सेंटर था। मदुरा भी था, पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरा, वो भी था। ठीक है, वो वहां भी सूती कपड़े थे, ये ज्यादा फेमस था उरैयोर। ठीक है, ये अर्लीस्ट राजधानी थी, मतलब पुरानी राजधानी जो होगी ना, पहले वाली राजधानी चोलों की उरैयोर, और बाद में कावेरीपट्टन या पुहार, और ये सेंटर भी है। हाँ, सूती कपड़े का, कपास का। उसके अलावा पर्ल, मोती, आइवरी, हाथी दांत, उसके अलावा बहुत सारे रत्नोत्न का भी एक्सपोर्ट होता था यहां से। ठीक है, आपको पता है ये पांड्य जो थे ना, इनका रोम के राजा ऑगस्टस के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था, और ये मोतियों के लिए बड़े फेमस थे पांड्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा स्पाइसेज, जिसमें कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च, स्पाइसेस का भी एक्सपोर्ट होता था। देखिए, ये केरल वाले क्षेत्र में आज भी आप देखेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का व्यापार होता था। इन क्षेत्रों से अदरक का व्यापार होता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। जिंजर, ठीक है, इलायची, दालचीनी, ठीक है, कार्डेमॉम, इलायची, सिनेमॉन, ये दालचीनी को कहते हैं, टर्मेरिक, हल्दी, इन सब
चीज़ों का, स्पाइसेस का बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट होता था, यहाँ से निर्यात होता था, जो कि रोम में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ले जाए जाते थे। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो रोम के साथ जो ट्रेड है ना, उसकी चर्चा मैंने बताया, प्लिनी की एक बुक है नेचुरल हिस्टोरिका, उसमें की गई है। ये भी जानकारी मिलती है कि 26 BC में, ठीक है, पांड्य शासकों ने रोम में अपना एक एम्बेसडर भी भेजा था। ठीक है, तो ये सब एम्बेसडर भेजेगा क्यों? यानी कि व्यापार और कल्चरल रिलेशन रहा, व्यापारिक और कल्चरल रिलेशन रहा होगा, तो इस वजह से। तो ये सारा हमने एक देख लिया यहाँ पर। तो जो सवाल बनेगा, देखिए ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितने तरह के लैंड थे, क्योंकि ये मिलाने के लिए दे देगा। चारागाह या पेस्टोरल लैंड या देहाती क्षेत्र का जो लैंड होगा, भूमि होगी, उसको मुल्लई कहेंगे। अगर पूछा जाए कि एग्रीकल्चर लैंड को क्या कहते थे, या कृषि भूमि को तो मरुदम, हाँ, रेगिस्तानी भूमि को पल्लय, समुद्र तटीय या कोस्टल भूमि को नेडल, पहाड़ी भूमि या माउंटेनस लैंड को क्या कहते थे, तो कुरिंची। ये सब आपको मिलाने के लिए दे देगा। ठीक है, और ये सब पोर्ट्स तो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा देवता में मरुगन को जरूर याद रखिए, तमिल गॉड थे और अर्लीस्ट गॉड है साउथ इंडिया के। उसके अलावा कुछ प्रमुख देवता, मयोन किसको कहते थे, विष्णु को। बंधन किसको, ये आ सकता है, मयोन किसको कहा जाता था, तो विष्णु को कहा। बंधन किसको कहा जाता था, तो इंद्र को कहा जाता था। बाकी तो ये है ही। ठीक है, और महिलाओं का कैसा स्थान था, सती था कि नहीं, दास प्रथा था कि नहीं, ये सब चीजें, ये इनको क्या कहते थे, ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, सोडुम कहा जाता। थोड़ा बहुत नाम में अंतर मिल सकता है। शासकों और वॉरियर्स यानी कि रूलर्स और वॉरियर्स यानी शासकों और योद्धाओं को अरसर कहा जाता था। ट्रेडर्स, हाँ, यानी कि व्यापारियों को वेनिगर, फार्मर्स या पीजेंट्स को वेल्लाल कहा जाता था। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना है, मंत्री मिनिस्टर को मेचार कहा जाता था, पृष्ठ को अथनार या पुरोहितार, एनवॉय दूत को दूतार, सेनापति सेनापतियार यानी कमांडर, आर्मी कमांडर सेनापति, और स्पाइज यानी कि गुप्तचरों को यानी जासूसों को और रार कहा जाता था। तो ये भी दे सकता है कि जासूसों को क्या कहा जाता था। ठीक है, मंत्रियों को क्या कहा जाता था। तो ये आपको किस तरह की मोनार्की थी, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, किस तरह का गवर्नमेंट था। तो हेरिडिटरी मोनार्की यानी कि वंशानुगत राजतंत्र। तो इस तरह से हमने हर चीज को देख लिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट देखे यहाँ मैंने बता ही दिया, जो जो इंपॉर्टेंट है, और ये सब मिलाने के लिए आ सकता है, यहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनेगा, ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था, रूलर्स को और वॉरियर्स को, ट्रेडर्स को, फार्मर्स को क्या कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ से सवाल बन जाएगा लैंड के बारे में, विभिन्न तरह के जो लैंड हैं, बंदरगाहों से सवाल बन जाएगा। मैंने बताया कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन बंदरगाह हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे कौन से बंदरगाह हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सवाल बना देगा। 3 दे देगा वेस्टर्न कोस्ट से, 1 दे देगा ईस्टर्न कोस्ट से, और पूछेगा कि भाई इधर से दे देगा कौन सा नहीं था आपको वेस्टर्न कोस्ट पे, या कौन सा चेर का 3 दे देगा, 1 पांड्या का दे देगा, पूछ देगा कौन सा चेर का नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।